चलो, देखो हम चर्चा कर रहे थे आपके राजस्थान में जो मृदा है, यानी कि जो मिट्टियां हैं, इनके बारे में। सबसे पहले तो हमने इनका परिचय पढ़ा था कि ये क्या है, किस प्रकार से है, क्या समस्या है, क्या उपचार है, क्या योजना है, वो कुछ। ठीक है। फिर हमने मृदा यानी कि मिट्टियों से संबंधित जो वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले हमने वो पढ़ा जो कि राजस्थान में मिट्टियों का आधुनिक या नवीनतम वर्गीकरण है। और हमने पढ़ा कि ये 5 प्रकार से है। ये अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था। टोटली कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कौन कौन सी 5 प्रकार से मिट्टियां थी? तो हमने कहा पश्चिम के अंदर जो मिट्टी है वो है एंटीसोल्स। मरुस्थल के जिस भाग में मिट्टी मिलती है वो है एरिडीसोल। यहां पर जो मिट्टी है वो है आपके इंसेप्टिसोल। यहां पर दक्षिण पूर्व में जो मिट्टी है वो है वर्टिसोल। और पूर्व के अंदर जो मिट्टी है वो है आपके एल्पिसोल। ये जो वर्टिसोल मिट्टी है ये आपके दक्षिण पूर्वी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में है। और यहां पर जिस प्रकार की जलवायु मिलती है वो है अति आर्द्र। हमने ये भी तो पढ़ा था कि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में मिलती है, या फिर आपको क्षेत्र या फिर संभाग का नाम पूछ लेता है, जो कि हमने लिखा है। ठीक है। एल्पिसोल्स की हम बात करते हैं तो हमने लिखा था कि ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है और खासकर पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। और यहाँ पर जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। और इंसेप्टिक के अंदर जिस प्रकार की जलवायु हमने पढ़ी थी वो आपके कौन सी है? उपाद्र जलवायु है। यानी कि ये लगभग आपके अरावली का क्षेत्र था। फिर हमने एरिडी पढ़ा। एरिडी के अंदर हमने पढ़ा है कि ये शुष्क और किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क। और ये आपके पश्चिमी राजस्थान के भूभाग में है। यानी कि आपने ये याद कर लिया होगा। फिर हमने मिट्टियों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो पढ़ा है ICAR के अनुसार, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। और इसके अनुसार जो हमारे राजस्थान में मिट्टियां हैं वो टोटल कितनी पड़ी थी हमने? 8 प्रकार की। जिसके अंदर मेन बड़ी खास जो मिट्टियां थी उसकी यदि हम बात करें तो पश्चिम के अंदर जो मिट्टी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेतीली मिट्टी। हमने पूरी डिटेल लिखी थी कि रेतीली मिट्टी के अन्य नाम क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसमें किस प्रकार के तत्वों की अधिकता है और किस प्रकार के तत्वों की कमी है वो। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। हाँ विशाल, क्या हुआ बताइए। और फिर हमने पढ़ा था कि हमारे राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है यहाँ पर जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी तो कौन सी है? रेतीली। लेकिन जब बात हो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हमने पढ़े थे? तो हमने पढ़ा था इस मिट्टी को कहा जाता है कच्छारी मिट्टी, इसको कहा जाता है दोमट मिट्टी। कई बार क्या होता है एग्जामिनर अन्य नाम से पूछ लेता है, जैसे निम्न में से कौन सी मिट्टी रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन सी है? शाबाश, काली मिट्टी। जैसे आपको पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सीरोजम मिट्टी कहलाती है? कौन सी मिट्टी है? भूरी रेतीली मिट्टी। जैसे कई बार पूछ लेता है ग्रे पेंटेड मिट्टी कौन सी है? सब लिखा रखा आपको, एक एक बिंदु। कोई भी मिट्टी है उसका अन्य नाम, निर्माण, विस्तार, उसकी प्रमुख विशेषता, कौन से तत्व अधिक है कौन से कम है, वो सारे के सारे हमने कौन से प्रकार पढ़े? 8। अब जो हमें मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ना है वो है आपके कृषि विभाग के अनुसार। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा कृषि विभाग के अनुसार। कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण। और कृषि विभाग के अनुसार जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है
टोटल कितने प्रकार? याद रखिएगा, 14 प्रकार। देखो, जो हमने दो वर्गीकरण पढ़े हैं ना, उनमें से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, पूरी वाक्य सहित क्वेश्चन बन सकता है, यानी अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार या फिर आपके आईसीआर के अनुसार। लेकिन यहां से जब कोई क्वेश्चन बनेगा कि कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का जो वर्गीकरण है 14 प्रकार से, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कौन सी मिट्टी किस जिले में है, बस इतना सा क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप हेडिंग लगाइए और लिखिए। हमारे राजस्थान में ये जो कृषि विभाग के अनुसार है, ये कौन कौन सी मिट्टियां हैं। देखिए, आपने यदि पुराने पेपर देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे यहां पर एक जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर जिले की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां पर एक तो मिट्टी पाई जाती है रेवेरीना मृदा, और एक जो मिट्टी मिलती है वो है आपके सामने साइरोजक्स। तो एग्जामिनर आपको पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेवेरीना या फिर साइरोजक्स मृदा पाई जाती है, तो याद रखना है गंगानगर। इसी प्रकार यहां बीकानेर की हम बात करते हैं, तो बीकानेर के अंदर जो मृदा है, दो ये हो गई, यहां पर जो मृदा है वो पाई जाती है आपके जिप्सी फेरस मृदा। वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? यहां बीकानेर और यहां पर कौन सा है, जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर के अंदर बीकानेर और जैसलमेर के अंदर जो मृदा है वो है आपके नंबर 4, और वो है केलशी ब्राउन मृदा। केलशी ब्राउन मृदा। तो क्वेश्चन भी आपको कुछ इस प्रकार से ही पूछेगा वो, कि केलशी ब्राउन मृदा निम्न में से किन जिलों में है। आपने ये लिखा कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण, इसमें 1 नंबर करके लिखना है रेवेरीना मृदा, 2 नंबर करके लिखना है साइरोजेक्स, फिर इनके सामने लिखना है जिलों के नाम। लिखो। हाँ श्याम जी, क्या हुआ? तो सर्दी लग गई आपको? तो फिर इधर घुमाओ इसको, बेचारा इनको क्यों सर्दी लग वैस वैस। ठीक है, लिखो, ये 4 नाम लिखो आप। 1 नंबर रेवेरिना मृदा, दूसरा साइरोजेक्स, तीसरा जिप्सी फेरस, और नंबर 4 केल्शी ब्राउन, और इनके सामने जिलों के नाम लिखो। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से एग्जामिनर। लिख लिए 4? याद करो इनको, चारों को। इन 4 में से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक कल मैंने आपको ये भी तो लिखी थी, कहां पर है ये हमारे राजस्थान में, लिथोसोल्स मृदा कहां पाई जाती है? ऐसा कुछ लिखा है प्रसाद जी? ये नहीं होना था, ये कैसे हो गया?
श्याम जी ये कैसे हो गया? चलो लिख लिया। नंबर 5 लिखो। नंबर 5, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, बीकानेर। नंबर 5 लिखो। नंबर 5 लिखना है धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। फिर लिखना है आपको 5 नंबर 6, नवीन भूरी मृदा। और ये जो नवीन भूरी मृदा है ये पाई जाती है आपके अजमेर वे भीलवाड़ा। अजमेर वे भीलवाड़ा। अजमेर वे भीलवाड़ा। देखो नंबर 1 लिखा है रेवेरिना, दूसरा लिखा है साइरोजेक्स, नंबर तीसरा लिखा है जिप्सी फेरस, नंबर 4 लिखा है केल्शी ब्राउन, नंबर 5 लिखा है धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, और नंबर 6 लिखा है आपने नवीन भूरी मृदा। वो बताए नहीं श्याम जी ये क्या नाम लिखा था इसका दूसरा लिथोसोल्स का? पर्वतीय मृदा। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट अगला लिखिएगा। देखिए नागौर और पाली क्षेत्र के अंदर नंबर 7 लिखिएगा पीली भूरी मृदा। नागौर वे पाली पीली भूरी मृदा। ये हो गई आपके सामने कृषि विभाग की 7 मिट्टियां। इनमें से या तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, जैसे पुराने पेपर देखेंगे आप, रेवेरिना साइरोजेक्स निम्न में से मिट्टियां किस जिले में है, या फिर जिप्सी फेरस, धूसर भूरी जलोढ़, केल्शी ब्राउन, नवीन भूरी मृदा, और या फिर पीली भूरी मृदा। देखो पीली भूरी मृदा नागौर पाली के अंदर है। लाल पीली कहां है? भूरी रेतीली कहां है? लाल व काली कहां है? तो ऐसे पूछेगा आपको, इधर 4 नाम देगा, लाल पीली भूरी रेतीली काल लाली, इस प्रकार से, और सामने 4 जिलों के नाम और कहेगा, मिलान करिए। ठीक है। और खासकर कई बार तो वन लाइनर पूछ लेता है कि राजस्थान के वह 2 जिले जहां पर पीली भूरी मृदा पाई जाती है, नागौर पाली। चले आगे। लिखो नंबर 8। अरे आपके लिए तो नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये तो क्या टेंशन लेना है इसका, ज्यादा लोड नहीं लेना इनका, बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। आप तो केवल देखो ऐसे कि अच्छा ये पढ़ा रहा है, अभी थोड़ी देर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, तो 7 वो हो गई, और 7 ये। इसके अंदर सबसे पहले तो यहां पर लिख लो नंबर 8, घेर चूना युक्त भूरी मृदा, यानी कि इस प्रकार की भूरी मृदा जो घेर चूना युक्त है वो है आपके शेखावटी में। नंबर 8
घेर चूना युक्त भूरी मृदा। फिर है आपके सामने यहां नंबर 9, नवीन जलोढ़ मृदा। और ये जो नवीन जलोढ़ मृदा है, ये है आपके अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहां पर यह है आपके नवीन जलोढ़ मृदा। नंबर 10, यहां पर है आपके सामने मध्यम गहरी काली मृदा। और ये है आपके हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जी, राजस्थान में। ठीक है देवेंद्र, ये पढ़ाएंगे ना आपको, बताओ मना कब किया। नंबर 11, और नंबर जो 11 है वो है आपके लाल लोमी मृदा। ये है आपके डूंगरपुर, और बांसवाड़ा। फिर है नंबर 12, पर्वतीय मृदा। और ये जो है, ये है उदयपुर और कोटा। उसके बाद में है नंबर 13, और वो है आपके बालू का स्तूप युक्त मृदा। और ये है आपके जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और जोधपुर ग्रामीण। और उसके बाद में नंबर 14 है, वो है मरुस्थलीय मृदा, जो कि संपूर्ण मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा ये कहां पर है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में। बस ये जो लिखाया है एग्जामिनर, ये क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में किस प्रकार की मृदा है, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों एक ही ऐसी नहीं है जो मिक्स हो रही है, बताओ ना। ना, सब अलग है ना। कल हमने जो 8 पढ़ी थी उनमें से आ गई 8 तो। 8 नहीं तो कम से कम उसमें से 6 तो है ही आपके सामने। तो याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपके घेर चूना युक्त भूरी मृदा हो गई, या फिर नवीन जलोढ़ मृदा हो गई, या फिर मध्यम गहरी काली मृदा हो गई, या फिर लाल लोमी मृदा हो गई, पर्वतीय मृदा, बालू का स्तूप और मरुस्थलीय मृदा। तो ये आपके टोटली कृषि विभाग के अनुसार कितने प्रकार की मृदा हो गई, 14 प्रकार की। इनमें से क्वेश्चन आता है कौन सी मृदा किस जिले में है। चलो, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, मिट्टियों से संबंधित। ठीक है, चलिए, तो आज हम जिस दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ये लिख लिया ना सबने,
तो बस ये मिट्टियां कंप्लीट हो गई। मिट्टियों से जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादातर आप देखेंगे वो आधुनिक वर्गीकरण से बनता है। और आधुनिक जो क्या हुआ, देखिए मिट्टियों का जो हम आधुनिक वर्गीकरण कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कितने प्रकार से था, 5 प्रकार से, एंटी, इरिडी, वर्टी, एल्फी और इंसेप्टी। ठीक है, इन 5 से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। बाकी आपको सब कुछ लिखा दिया। हेडिंग डालिए। दूसरा टॉपिक, पशु गणना। पशु गणना के साथ पशु संपदा। जैसे मानव गणना है ना, वैसे ही ये, जैसे जनगणना वैसे ही ये आपके सामने पशु गणना या पशु संपदा। देखो अभी तक जो एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना इस टॉपिक से, वो किस प्रकार से क्या क्या पूछता है, तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि या तो किसी प्रकार से आपके सामने 4 पशुधनों के नाम होंगे और एक तरफ 4 नस्लों के नाम और कहेगा मिलान कीजिए। सबसे ज्यादातर यही क्वेश्चन आया है। या फिर किसी परोपरी नस्ल का नाम देके पूछ लेता है वन लाइनर के निम्न में से दी गई, जैसे खेरी नामक नस्ल निम्न में से किस पशुधन से संबंधित है। या फिर पूछ लिया नाली नामक नस्ल जो है वो किस पशुधन से है। दूसरा ये क्वेश्चन किससे है, केवल नस्लों से ही। फिर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है किसी भी पशुधन को लेकर संपूर्ण देश के अंदर हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है। ये चौथा क्वेश्चन यदि बनेगा तो वो ये है कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पशु गणना, इसके तहत सर्वाधिक कौन से पशुधन किस जिले में है। ठीक है, ये हमेशा बेसिक से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। बाकी आंकड़ों से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो पशु गणना से है कि अभी हाल ही के अंदर कौन सी पशु गणना रिपोर्ट आई, इसके तहत राजस्थान में कुल कितना पशुधन है, राजस्थान कुल पशुधन के अंदर देश में कौन सा स्थान रखता है। बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम विधिवत रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप पशु गणना ऑब्लिक पशु संपदा। सबसे पहले चर्चा इन दोनों टॉपिकों से जिस बिंदु के बारे में करेंगे वो है पशु गणना। लिखिए, जिस प्रकार मानव की गणना होती है ना, वैसे ही क्या है, पशु गणना। सबसे पहली बात यह है कि पशु गणना का जो कार्य है वो कौन करता है। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि पशु गणना का कार्य निम्न में से कौन सी संस्था या कौन सा विभाग करती है। तो शुरुआत से ही पशु गणना का जो कार्य है वो जिस मंडल द्वारा किया जाता है वो है राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल कहाँ है, तो याद रखिएगा अजमेर के अंदर। राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो हुई है 1949 को। तो पशु गणना का जो कार्य है वो जिस संस्था द्वारा किया जाता है वो कौन सा है, राजस्व मंडल। लेकिन पिछली पशु गणना की हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना, उसके अंदर राजस्व मंडल का सहयोग जिस विभाग ने किया था वो है आपके पशुपालन विभाग, जो कि कहां पर है, जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1957 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं पशु गणना, इसका कार्य कौन सी संस्था करती है, राजस्व मंडल। और अब राजस्व मंडल का सहयोग कौन सा विभाग करता है, पशुपालन। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान पशुपालन विभाग कहाँ है, जयपुर में, स्थापना कब हुई। या फिर पूछ लेता है राजस्व मंडल कहाँ है, अजमेर के अंदर, स्थापना कब हुई। लिखो पहला पॉइंट कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं पशु गणना, इसका कार्य निम्न में से कौन सी संस्था और कौन सा विभाग करती है। ये लिखिए 2 बातें। बिल्कुल, हाँ वही लिखाई थी दीपक, लिखाई तो थी ना आपको।
पर्वतीय मृदा अरावली क्षेत्र लिखा दिया था ना कल ही। अब अगला क्वेश्चन कि ये जो पशु गणना है इसका आधार वर्ष क्या है, मतलब कितने वर्षों के बाद में होती है। जैसे जनगणना की हम बात करते हैं तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। वन रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसका आधार वर्ष है 2 साल, प्रत्येक 2 साल के बाद में नवीनतम वन रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार पशु गणना का जो आधार वर्ष है, लिखो आधार वर्ष है वो है 5 साल या 5 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 5 सालों के बाद में पशु गणना का कार्य किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, आधार वर्ष 5 साल। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। देख लिया। चलिए आगे, अगली बात पूछा जाए ऐसे कि सर्वप्रथम पशु गणना का कार्य कब किया गया। तो याद रखिएगा 1919 टू 1920 के अंदर। लेकिन पूछा जाए आजादी के बाद पहली बार पशु गणना कब हुई, तो याद रखिएगा 1951। लिखो 2 पॉइंट लिखो कि एक तो सर्वप्रथम पशु गणना पूछे और एक आपको पूछ ले आजादी के बाद पहली बार पशु गणना कब हुई, तो याद रखिएगा 1951 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लिख लिया। तो सर्वप्रथम पूछे या आजादी के बाद पहली बार। अब हम बात करते हैं नवीनतम या वर्तमान पशु गणना। तो ये जो नवीनतम या वर्तमान पशु गणना है ये है आपके कौन सी, याद रखिएगा 20वीं पशु गणना। और ये जो 20वीं पशु गणना है याद रखिएगा इसका जो कार्य है वो हुआ था 2017 और 18 के अंदर, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी आपके अक्टूबर 2019 में। तो याद रखना है 2019 के अंदर कौन सी जनगणना कौन सी पशु गणना आई है, 20वीं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से कि 19वीं पशु गणना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे आप। तो याद रखना है 2012, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ हाँ, नहीं ये तो रिपोर्ट है ना, कार्य तो कब शुरू हो गया था 17 में, ठीक है इसीलिए। और ये जो नवीनतम हम पशु गणना पढ़ रहे हैं ना 20वीं, ये राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना है। प्रथम
डिजिटल पशु गणना। तो नोट करके लिखना है आपको, ऐसा पूछ ले तो याद रखना है कि 19वीं पशु गणना कब की गई थी। याद रखना है 2012। 2012 में आप 5 जोड़ेंगे तो आएगा 2017। तो 2017 और 18 के अंदर तो 20वीं पशु गणना को लेकर कार्य हुआ था। ये टाइम इसीलिए लग गया था क्योंकि ये डिजिटल थी ना, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आई कैसे करें। भाई पहली बार आप कोई नया एंड्रॉइड फोन लेकर आते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता 2 महीने तक क्या हो रहा है, होता है क्या। तो याद रखना 19वीं पशु गणना 2012 और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट आई अक्टूबर 2019 में। इसलिए क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने कि अक्टूबर 2019 के अनुसार पशु गणना के अनुसार कितने पशुधन, वो सारे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 17 में होनी चाहिए थी लेकिन 18 में शुरू हुई, 19 में रिपोर्ट आई। ठीक है, बस अब हमें पढ़नी जो पशु गणना है वो यही है, कौन सी, 20वीं पशु गणना। तो आप हेडिंग लगाइए इसके बाद में 20वीं पशु गणना। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे ना, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे ना आपको, व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। लिख लिया, चलिए। तो अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है आपके कौन सी, 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना और कोष्टक में लिख लेना 2019 रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब देखो यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो 20वीं पशु गणना आई है इसके अनुसार कुल पशुधन कितना है। कुल पशुधन, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल पशुधन है वो है 5.68 करोड़। कुल पशुधन कितना है, 5.68 करोड़। लेकिन जब हम बात करते हैं 19वीं पशु गणना के अनुसार, तो याद रखिएगा 19वीं जो पशु गणना थी उसके अनुसार हमारे राजस्थान में जो पशुधन था वो था आपके 5.77 करोड़। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले के बजाय इस बार जो पशु हुआ है उसमें कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। देख रहे हैं 19वीं पशु गणना के अनुसार कितने पशुधन थे, 5.77 करोड़ पशुधन, जबकि 20वीं पशु गणना के अनुसार कितना है, 5.68 करोड़। तो वो आपको पूछ लेगा कि 2012 के बजाय 2019 की जो पशु गणना है निम्न में से कितने प्रतिशत कमी आई है। तो याद रखिएगा पशुधन में 2012 से 2019 कमी, तो ये कमी है 1.66%। क्या हुई है, कमी हुई है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, आंकड़े याद रखने हैं, कई बार पूछता है। अब 5.68 करोड़ को मिलियन में कैसे लिख सकते हैं आप, ऑप्शन करोड़ में ना आकर मिलियन में आए तो इसको कैसे लिखेंगे आप, श्याम जी। अरे इसको मिलियन में कैसे लिखोगे, अरे 56.8 मिलियन, इतना क्या सोचना है बस। तो ये डायरेक्ट आंकड़े पूछते हैं
कि कितने कुल पशुधन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिखो, ये 3 बातें लिखो। बहुत इजी चैप्टर है ये, बस केवल थोड़ा सही नोट्स आपके पास में अवेलेबल है तो आराम से आप याद कर लेते हैं। कोई टॉपिक हार्ड इसीलिए लगता है क्योंकि वो सही ढंग से लिखा हुआ नहीं होता है ना, इसलिए आपको लगता है कि अब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस प्रकार से इसको याद करें। सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको पशु गणना पढ़नी है, तो कुछ फैक्ट पढ़ लिए पहले कि ये कार्य कौन करता है, कब हुई पहली, नवीनतम कौन सी है, ठीक है, वो। लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में जो कुल पशुधन है 56.8 मिलियन, तो राजस्थान कुल पशुधन के आधार पर देश में कौन से स्थान पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, इस प्रकार से क्वेश्चन। अब यहां आप नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के देश के कुल पशुधन का राजस्थान में पशुधन जो है वो कितना है, 10.58%। याद रखिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, 10.41%, वैसे ही देश का जो कुल पशुधन है उसमें राजस्थान का पशुधन कितना है, 10.58। जैसे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, श्याम जी कितने हैं, 9.60। तो देश के कुल पशुधन का राजस्थान में पशुधन कितना है, 10.58। तो स्थान भी लिख लीजिए, पूछ भी लेता है। देश में कुल पशुधन के आधार पर देश में कुल पशुधन के आधार पर राजस्थान का स्थान, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो स्थान है वो है आपके दूसरा। क्वेश्चन लिख लेना, प्रथम स्थान जो है वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश। अब यहां से फिर हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहां है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है, तो याद रखना है बाड़मेर में। और राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले में है, न्यूनतम पशुधन, तो याद रखना है धौलपुर में। लिख लिए। तो बस ये राजस्थान में कुल पशुधन है 20वीं पशु गणना के अनुसार। पिछली पशु गणना की तुलना में इस बार कमी आई है,
फिर भी देश के अंदर कुल पशुधन में राजस्थान अपना दूसरा स्थान रखता है, और देश का जो कुल पशुधन है उसमें राजस्थान 10.58% है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? बाड़मेर में। और किस जिले में न्यूनतम है? तो धौलपुर। एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में कौन सा पशुधन सर्वाधिक है? तो याद रखना है बकरी। 2 करोड़ से ज्यादा क्या है? बकरियां हैं। ये लिख लिया, फिर लिखो अगले लाइन से अगला। हाँ, सर्वाधिक पशु। नेक्स्ट अगला एक पॉइंट लिखो, राज्य में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशुधन। तो याद रखिएगा, राज्य में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक पशुधन है वो है आपके बकरी। लिख लिए। अब एक बड़ा शानदार सा बिंदु लिखते हैं जहां से आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा। कैसे? देखो, एक तरफ उसने लिखा राज्य में पशुधन, और एक तरफ लिखा देश में राजस्थान का स्थान। यानी कौन से पशुधन के अंदर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? एक तरफ पशुधन और एक तरफ देश में राजस्थान का स्थान। जैसे देखो, नंबर फर्स्ट बकरी, ऊंट और गधे। ये जो 3 पशुधन है आपके सामने, बकरी, ऊंट और गधे, याद रखिएगा इसके अंदर देश में जो राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान है। इन तीनों के अंदर ही प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है यहां से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद में यदि आपको पूछे भैंस में कौन सा स्थान है राजस्थान का, तो याद रखिएगा दूसरा। यदि आपको पूछा जाए भेड़ पशुधन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा चौथा। और यदि आपको पूछा जाए कि गाय में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है छठा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, भौगोलिक वन जो है वो 9.60 सही है। हाँ, राजस्थान में कुल बकरियां आप देखेंगे तो 2.08 करोड़ बकरियां हैं, मतलब 20.8 मिलियन बकरियां हैं टोटल। देखिए, पशु परिचर के लिए ये जो टॉपिक है, फिर ये इतना ही टॉपिक नहीं है ना, पशु गणना और पशु संपदा ही नहीं है ना। हम तो केवल पशु गणना और पशु संपदा पढ़ेंगे, वहां पर तो एक पशु के बारे में पूरी जानकारी है।
मतलब इतनी जानकारी है कि जैसे गाय है तो वो दिन में कुल कितने किले गोबर दे देगी। अब वहां गोबर तक हम नहीं जाएंगे ना, वो तो वही जा सकते हैं। मतलब वही टीचर पढ़ा सकते हैं जी। ये तो हम सामान्य तौर पर हमारे राजस्थान जीके में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे, पशु गणना और पशु संपदा। लेकिन निश्चित रहना है आपको कि आपके एग्जाम में यदि पशु परिचर के अंदर इस बिंदु से 40 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20 यहीं से मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ गोबर वोबर मूत्र वूत्र नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। वो मतलब उसमें भी अलग अलग प्रकार से है ना, जैसे कृत्रिम गर्भाधान कितने तरीके से होगा, किस प्रकार से चारा है, किस प्रकार से उनका वो जीवन काल होता है। अब वो सारे क्वेश्चन प्रोपरी उस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं। बाकी सारे आपको बता देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, लिख लीजिए। बकरी, ऊंट, गधे, भैंस, भेड़ और गाय। हाँ? क्या हुआ? मतलब अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ तो सबको पता है। दे बोल दिए से, गद्दे बोल दिए से, गद्दे। अरे मारवाड़ की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, आपके इधर बोलते होंगे। इसको क्या बोलते हैं आपके? और कुछ नहीं बोल। ये तो अच्छा हुआ। मैं लिखा देता लल्डी, तो बोलते सर ये कहाँ से आया। हाँ? चलो, अपने सबसे पहले जिस पशुधन के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके कौन सी? गाय। हेडिंग डालिए गाय। तो ये परिचय हो गया आपके। ठीक है। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक पशु गणना और पशु संपदा दोनों। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ लिया हमने, किस प्रकार से कार्य है, आधार वर्ष क्या है, प्रथम बार आजादी के बाद, और नवीनतम कौन सी है, इसकी रिपोर्ट कब आई, और उसके अनुसार कितने कुल पशुधन है, और इसमें राजस्थान का कितना देश में योगदान है, कौन सा स्थान है, सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, और ये कौन से पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ये सबसे खास क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ठीक है। चलिए लिखिए सबसे पहले गोवंश, या फिर क्या बोलते हैं आपके इधर, गाय बोलते हैं क्या? ठीक है। और कोई स्थानीय भाषा में? श्याम जी, और भी कुछ बोलते हैं क्या आपके इधर? आपके गाय बोलते हैं। हम्म, वो लिखा देंगे आपको, गरीब की गाय लिखा देंगे। ठीक है। चलिए, हेडिंग डाली गोवंश या फिर गाय। सबसे पहली बात तो लिखो, देश में राजस्थान का स्थान, देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है गाय में? तो याद रखिएगा, छठा स्थान है। दूसरा, राज्य के कुल पशुधन में गोवंश कितना है? तो याद रखिएगा 23.08%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पूछा जाए आपको, राज्य में सर्वाधिक गोवंश कहां है, और
न्यूनतम गोवंश कहाँ है? सर्वाधिक गोवंश जो है वो है आपके कहाँ? याद रखिएगा, बीकानेर में। अब हो सकता है कि आप किसी गाइड में और उदयपुर भी पढ़ लें, गूगल पर सर्च मारेंगे तो उदयपुर भी आ जाएगा। बाकी कहाँ है आपको याद रखना है, बीकानेर। जब न्यूनतम गोवंश की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कहाँ है ये, धौलपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वाधिक बीकानेर और न्यूनतम धौलपुर। अगली बात, हमारे राजस्थान में गो अभयारण्य प्रस्तावित है कहां पर? याद रखिएगा, नापासर, जो कि कहां है, बीकानेर। यहां पर प्रस्तावित है कि हमारे राजस्थान का क्या बनेगा, यहां पर गो अभयारण्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए, लिख लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। यहाँ याद करके आइएगा, ये पूरा पशु जो धन है, पशु गणना से संबंधित। और बाकी देखिए, हम पूरे पशुधन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य इस टॉपिक को पढ़ने का कि एक तो किस प्रकार से क्या स्थिति है राजस्थान में, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है हमारे लिए वह है नस्लों से, कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, जैसे राठी है, कांकरेज है, गिर है, थारपारकर है, सांचोरी है। ये इन सब के बारे में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए।